हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 19 दिसंबर 2023 का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंड जो दूसरे अपकमिंग स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशंस हैं प्लस जो दूसरे एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे बट साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किसी न्यूज में से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं एंड अगर आपने मेंस आंसर राइटिंग में कहीं पर इन पर्टिकुलर फैक्ट्स का, इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। काफी कुछ है सीखने के लिए, काफी सारी चीजें हैं जानने के लिए एंड आई कैन गारंटी ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा इनहेंस करेगा, आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेहतर बनाएगा। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू ये वी बिगिन, शुरू करते हैं 19 दिसंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलें देखते हैं। तो पहली न्यूज है टेलीकम्युनिकेशन बिल के बारे में एंड ये बिल काफी वक्त से न्यूज में बना हुआ है एंड इसके ऊपर काफी चर्चा विद इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट हो रही है। एक अच्छा खासा बर्निंग इशू बनकर क्रिएट हो गया है। सो मुझे एक गट फीलिंग है कि आने वाले साल में 2024 में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस होने हैं सब में कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर आएगा। तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़कर खत्म करेंगे एंड किस किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं उनको भी देखेंगे। तो the Telecommunication Bills 2023 introduced in Lok Sabha. The bill proposes the first comprehensive review of telecommunication laws in 138 years. The bill will replace Telegraph Act 1885. तो समाचार यह है कि जो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 है इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इसको लोकसभा के सामने रख दिया गया। अब ये बिल इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए खास है क्योंकि 138 सालों में पहली बार भारत में टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, संचार से रिलेटेड, संप्रेषण से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उसके बारे में एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू जो है वो किया जा रहा है। इस पर्टिकुलर बिल के तहत में 138 सालों में टेलीकम्युनिकेशन को लेकर भारत में जितने भी कानून बनाए गए थे इन सारे कानूनों को फिर से स्टडी किया जा रहा है। जो पुराने कानून हो चुके हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जिनका कोई सेंस या रेलेवेंस नहीं बनता, उन सबको हटाया जा रहा है। वो कानून जिनमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो आज के वक्त में टेलीकम्युनिकेशन में जिस तरीके की प्रोग्रेस हो गई है उसके साथ में उसको उसके अकॉर्डिंग वो मैच नहीं करते, वो उसके रिस्पेक्ट में पीछे रह गए, उनको चेंज किया जा रहा है। और जो एडिशनल नए कानूनों की जरूरत आपको अब समझ में आ रहा है कि पड़ रही है, उन सारे कानूनों को इसमें ऐड किया जा रहा है या उन सारी चीजों से रिलेटेड प्रोविजंस को इसमें ऐड किया जा रहा है। इन सारी बातों के चलते टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल बन जाता है। भारत के इतिहास में 138 सालों में पहली बार टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी जिस भी तरीके के कानून, नियम, कायदे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर चीज को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू कर कर नेसेसरी चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि 21वीं शताब्दी में जो संचार की क्रांति है और एक तरीके से अब तो ये कहना चाहिए जो टेलीकम्युनिकेशन का बूम आया है इसके अनुसार भारत अपने आप को अलाइन कर सके और जिस स्पीड से इसमें चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंगली उस स्पीड से आने वाले चेंजेस के रिस्पेक्ट में लॉज बना सकें ताकि कोई भी चीज को अकोमोडेट किया जा सके। प्लस ये बिल जब फाइनली पास होगा तो इस बिल के पास होने के बाद जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 है वो रिप्लेस हो जाएगा। मतलब टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 जिस दिन पास होगा, प्रेसिडेंट साहब के साइन होंगे और कानून बनेगा और जिस दिन ये टेलीग्राफ एक्ट 2023 के नाम से जाना जाएगा उस दिन ये किस कानून को रिप्लेस कर रहा है? ये टेलीग्राफ एक्ट 1885 को रिप्लेस कर रहा है। अभी तक टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी कानून हैं भारत में या जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उस प्राइमरीली जो एक लॉ जिससे ये सारा का सारा सेक्टर गवर्न होता था या होता है हाल फिलहाल, उसका नाम है टेलीग्राफ एक्ट 1885। मगर जब ये कानून पास होगा उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 इसको रिप्लेस कर देगा। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 कौन से एक्ट को रिप्लेस करेगा जब ये पास होता है, या फिर अगर जब ये पास हो गया तो उसके बाद क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पास हुआ है इसने कौन से कानून को रिप्लेस किया है? तो हमें याद रखना है इसने टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस किया है। मेंस में कहीं पर अगर लिखने के लिए आता है तो वहां पर आप इसको लिख सकते हैं कि भाई 138 साल हो गए हैं भारत में टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज वगैरह बनाए गए अकॉर्डिंगली उन सब की एक कॉम्प्रिहेंसिव आप कह सकते
हैं उनकी विवेचना नहीं हुई है, कॉम्प्रिहेंसिवली उनको जो है स्टडी कर कर जो भी बदलाव करने चाहिए थे वो सारी चीजें नहीं हुई हैं। पहली बार क्योंकि ये रिव्यू किया जा रहा है इसलिए ये लॉ अपने आप में बहुत रेलेवेंट हो जाता है, इसलिए ये कानून अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो रही बात कि टेलीकम्युनिकेशन का ये जो बिल है या फिर ये जो कानून फाइनली जब बनेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या मेन फीचर्स हैं, क्या क्या इसमें प्रावधान डाले गए हैं, ओवरव्यू हम लोग उनका लेते हैं, उनका ब्रॉड पर्सपेक्टिव हम समझते हैं कि क्या क्या इसमें मेन प्रोविजंस शामिल किए गए। पहला, instead of licensing only authorization will have to be obtained by telecom operators। मतलब ये कि अभी तक जो टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं, बीएसएनएल हो गई या फिर एमटीएनएल हो गई या फिर जियो हो गई, इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं आइडिया हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, जो भी कंपनीज वगैरह टेलीकॉम के सेक्टर में काम कर रही हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के तौर पर अपनी सुविधाएं आपको दे रही हैं, चाहे कॉल की सुविधा हो चाहे इंटरनेट वगैरह की सुविधा हो। अभी तक ये होता था कि टाइम टू टाइम इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम अलॉट किया जाता था, एक नीलामी होती थी स्पेक्ट्रम की, वो आपको स्पेक्ट्रम अलॉट होता था, या फिर यूं बोलूं कि स्पेक्ट्रम के तहत में टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता था। अब से ऐसा नहीं होगा, अब ये किया जा रहा है कि लाइसेंस की जगह पे सिर्फ आपको ऑथराइजेशन दिया जाएगा। मतलब आपको ऑथराइज कर दिया गया है कि भाई आप फलानी फलानी कंपनी है, कंपनी नंबर ए, आज इस तारीख को ऑथराइज की गई है सो एंड सो डेट को कि भाई ये लोग टेलीकम्युनिकेशन इनको ये स्पेक्ट्रम का यूज कर कर टेलीकॉम की सर्विसेज दे सकती है। पहले क्या होता था कि आपको लाइसेंस मिलता था कि भाई फलानी कंपनी नंबर ए को इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक के लिए टेलीकॉम ये पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के तहत में टेलीकॉम सर्विसेज देने का लाइसेंस दिया जाता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, अब क्या किया जा रहा है, कंपनी नंबर ए इसको इस तारीख को ऑथराइज किया गया है टेलीकॉम की सर्विसेज देने के लिए। अब जब तक सरकार की मर्जी है तब तक वो ऑथराइज रहेगी, और जब सरकार को लगेगा कि ये ठीक तरह से काम नहीं कर रहे या गड़बड़ कर रहे हैं या एज पर द जनता की भलाई नहीं कर रहे, गलत तरीके की चीजों में लगे हुए हैं, तब इनके ऑथराइजेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इट डिफाइंस टेलीकॉम सर्विस एज ट्रांसमिशन ऑफ एनी मैसेज बाय रेडियो, वायर, ऑप्टिकल और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। ध्यान से देखिएगा कि टेलीग्राफ का लॉ जब टेलीग्राफ एक्ट जब आया था, टेलीग्राफ एक्ट 1885 जब पास हुआ था, उस जमाने में तो टेलीफोन की इस तरीके की सर्विसेज हुआ नहीं करती थी, मोबाइल सर्विसेज के बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी चीज हो जाएगी, इंटरनेट नाम की कोई बला तैयार हो जाएगी 100-150 साल बाद में, किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा। तो ये लॉ जो है इसने टेलीकम्युनिकेशन या टेलीग्राफ में जिस तरह से मैसेज का ट्रांसमिशन होता था उसको अपने टाइम पीरियड के हिसाब से डिफाइन कर रखा था। वो डेफिनेशन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से खरी नहीं उतरती थी, तो अब उस डेफिनेशन को चेंज किया गया है। और ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए ऑथराइजेशन दिया गया है, इसमें टेलीकॉम सर्विसेज की डेफिनेशन को बहुत क्लियर कट डिफाइन किया गया है कि भाई टेलीकॉम सर्विसेज का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ एनी मैसेज। अब मैसेज जो है वो आपका बाय ऑडियो भी हो सकता है, बाय वीडियो भी हो सकता है, बाय टेक्स्ट भी हो सकता है, किसी भी तरीके से। तो किसी भी मैसेज का ट्रांसमिशन चाहे वो रेडियो वेव्स के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो वायर्स के थ्रू हो रहा हो, चाहे ऑप्टिकल मीडियम के तहत हो रहा हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हो रहा हो, या इसी से रिलेटेड कोई दूसरी टेक्नोलॉजी भी अगर आ जाए जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्राइमरीली इस्तेमाल होना है, उसके तहत भी अगर आप बाय वॉइस, बाय वीडियो, या फिर बाय वॉइस प्लस वीडियो, या फिर बाय टेक्स्ट मैसेज अगर आप, या फिर किसी और तरीके से अगर आप अपनी किसी बात को, किसी मैसेज को कन्वे करते हो, तो वो सारी की सारी चीज टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज के तहत में काउंट की जाएंगी, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज में गिनी जाएंगी। और हर वो चीज जो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज में काउंट की जाएगी या टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज में गिनी जाएगी, उन सब के ऊपर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट या फिर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो लागू होंगे। तीसरा, द बिल इंसिस्टेड दैट इट विल नॉट एक्सटेंड टू ऑनलाइन सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप। इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनेगा। इस बिल में साफ साफ कहा गया है कि ये सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे लागू होगा जो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के तहत में फॉल करते हैं। अब जो भी इनका अंदर इंटरनल टेक्निकल मैकेनिज्म है उसके तहत में इनका मानना यह है कि जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप हो गया या टेलीग्राम हो गया या इस तरीके के जो दूसरे आपके एप्स वगैरह हैं, इस तरीके के ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये टेलीकम्युनिकेशन का जो बिल है ये ऑनलाइन सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप और इस तरीके के जो दूसरे आपके मैसेंजर एप्स हैं उस पर लागू नहीं होंगे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अब से आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको लाइसेंस अब नहीं दिया जाएगा, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आपको ऑथराइजेशन दिया जाएगा। लाइसेंस में आपको एक सर्टेन टाइम से एक सर्टेन टाइम पीरियड तक डिफाइन किया जाता था कि भाई इनको लाइसेंस मिल गया इतने से लेके इतने वक्त तक के लिए, और वो रिन्यू होता था। अब ऐसा नहीं है, एक बार आपको ऑथराइजेशन दे दिया गया, वो कंटिन्यू करेगा जब तक या तो आपका बिजनेस खराब हो जाए और आपको फिर वाइंड अप करके ना जाना हो, तब अपना आप ऑथराइजेशन सरेंडर कर दो, या फिर अगर आप इस तरीके की हरकतें करते हो जो आपके आपसे एक्सपेक्टेड नहीं, और तब अगर गवर्नमेंट को एक्शन लेना है तब ऑथराइजेशन कैंसिल किया जा सकता है, पहला। दूसरा, टेलीकॉम सर्विसेज की डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है कि भाई टेलीकॉम सर्विसेज क्या वाला का नाम है, और अगर आप किसी भी इन पर्टिकुलर माध्यमों की मदद से किसी मैसेज को अगर कन्वे करते हो तो फिर इसको टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में गिना जाएगा। और तीसरा, टेलीकम्युनिकेशन बिल किस पे लागू नहीं होगा, ऑनलाइन सर्विसेज लाइक व्हाट्सएप और इस तरीके से। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इनमें से किसके ऊपर टेलीकम्युनिकेशन जो है वो बिल लागू नहीं होता या उसके प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते। तो व्हाट्सएप हो गया, इस तरीके के दूसरे मैसेंजर या इस तरीके के दूसरे चैटिंग एप्स वगैरह हो गए, ये इससे बाहर रखे गए। चले आगे बढ़ते हैं। Authorizations are required for setting up a telecom network and for possession of radio equipment। तो वही बात कि आपको ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा एक तो टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए, उसके बाद में आपको अपना जो पूरा टेलीकॉम नेटवर्क बनाना है, जो टॉवर्स वगैरह खड़े करने हैं, जो दूसरा आपको डाटा जो दूसरे आपको चीजों की जरूरत पड़ेगी पूरा ये टेलीकॉम सर्विसेज देने के लिए, ये सारी चीजें लाना है। इससे रिलेटेड जो भी आपको रेडियो इक्विपमेंट या फिर जो भी मशीन्स खरीदनी है जिनका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन में होता है, ये सारी चीजें लाने के लिए भी आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। पहले लाइसेंसिंग होती थी, बट एक बार आपको ऑथराइजेशन दे दिया गया तो फिर अपना जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, प्लस जो भी इक्विपमेंट आपको लेकर आने हैं आप ला सकते हो। अगला, अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। ऑप्शंस विल बी द प्रेफर्ड मोड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम and administrative allotment will be used in cases like satellite TV and broadband। तो पहला पॉइंट यह है कि स्पेक्ट्रम का अगर अलॉटमेंट करना है तो उसके लिए जो सबसे प्रेफर्ड माध्यम है वो है ऑक्शन करवाया जाएगा। लेट्स से कि आपके पास एक सर्टेन स्पेक्ट्रम है 5G का या 4G का, अब उसका आप चाहते हैं कि उसको टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच में बांट दिया जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका, प्रेफरेबल जो तरीका बताया गया है वो है कि भाई अगर हो सके तो आप ऑक्शन करवा लीजिए। बट अगर कई बार ऑक्शन राष्ट्र हित में सही नहीं है तो फिर आप दूसरा माध्यम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि टेलीकम्युनिकेशन बिल में लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन का एक ही तरीका है एंड दैट इज ऑक्शन। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो अपने को याद रखना है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑक्शन प्रिफर्ड मेथड है, नीलामी करवाई जाए, उसकी बोली लगाई जाए, ये प्रिफर्ड मेथड है। इस तरीके से हो तो अच्छा है, मगर अगर इस तरीके से नहीं होता किसी परिस्थिति में तो उसकी पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत में सरकार खुद भी उसको अलॉट कर सकती है, फिर वहां पे नीलामी वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मगर प्रिफर्ड मेथड यही रखा जाएगा। अगर आप दूसरा माध्यम इस्तेमाल करते हैं ऑक्शंस के अलावा अगर स्पेक्ट्रम वगैरह देने का, तो फिर उसकी वजूहत आपको बताना पड़ेंगी कि क्या रीजंस हैं जिसके चलते आप ये कर रहे हो। अगली बात ये कि अगर सरकार को अपने खुद के लिए कुछ स्पेक्ट्रम की जरूरत है तो फिर उसके इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट किया जाएगा। जैसे सरकार के अपने खुद के 2 चैनल चलते हैं या पार्लियामेंट के 2 चैनल चलते हैं, राज्यसभा टीवी हो गया या एंड लोकसभा टीवी हो गया, या फिर कई बार वो संसद टीवी के नाम से चलता है। ऑल इंडिया रेडियो का अपना खुद का ब्रॉडकास्ट है, प्रसार भारती, दूरदर्शन, डीडी न्यूज, ये सारी चीजों के लिए भी स्पेक्ट्रम की जरूरत तो पड़ेगी, या फिर बीएसएनएल का अपना जो खुद का स्पेक्ट्रम वगैरह। तो इस तरीके की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस हैं, सैटेलाइट टीवी हो गया या ब्रॉडबैंड हो गया, इसके लिए जो सरकारी जो सारी सर्विसेज वगैरह दे रहे हैं उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट किया जाएगा। सरकार उसके लिए खुद अपना स्पेक्ट्रम अलॉट करेगी, उसके लिए उसको फिर जो है ये बोली लगाना नहीं पड़ेगी, उसको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना है, यहां से जो क्वेश्चन बनेगा जनरली एग्जामिनर फंसाने के लिए बोल देंगे कि भाई टेलीकम्युनिकेशन बिल के तहत में सिर्फ ऑक्शन ही एक तरीका है जिससे स्पेक्ट्रम दिया जा सकता है। गलत है, ऑक्शन प्रिफर्ड तरीका है जिससे स्पेक्ट्रम दिया जाना चाहिए, मगर अगर उसके अलावा भी कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि भाई पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत में, या 2-4 लोगों को आपने पकड़ा और उनको अपनी मर्जी से आपने अलॉट कर दिया, तो वो भी गलत नहीं माना जाएगा। हालांकि कोशिश बेहतर ये रहेगी कि आप ऑक्शन वाले मेथड से जाएं, ये प्रेफर्ड तरीका है। और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि क्यों फॉलो नहीं किया गया। और सरकार जब खुद सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड अगर कहीं पे कर रही है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट होगा, वहां पर उसको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Then the bill allows union government to take over the operations of telecom network on the grounds of public emergency और safety issues। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस बिल ने यूनियन गवर्नमेंट को या केंद्र सरकार को ये ताकत दी है कि अगर कहीं पर कोई पब्लिक इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू है या कोई और नेशनल इमरजेंसी अगर बन जाती है, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट इस किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क के
कोई भी प्राइवेट सेक्टर का टेलीकॉम नेटवर्क है उसके ऑपरेशंस को टेक ओवर कर सकती है। अब इसको लेकर काफी डिबेट हो रही है। काफी लोग कह रहे हैं कि इसकी मदद से तो अगर कोई टेलीकॉम नेटवर्क है, अगर सरकार उसे पसंद नहीं करती, किसी तरीके की अगर कोई टसल हो गई, तो वो नेशनल इमरजेंसी का माध्यम बनाकर, नेशनल इमरजेंसी का बहाना बनाकर उसको टेक ओवर कर लेंगे, एंड उसके बाद में फिर उसको और ये चीज जो है शायद ठीक नहीं रहेगी। तो फिर इसका काउंटर भी ये दिया जा रहा है कि भारत कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि सरकार अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर ले, कोर्ट्स आजाद हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी गड़बड़ अगर आपने एरोगेंस में या किसी बदला लेने की प्रवृत्ति के तहत में करी, तो कोर्ट छोड़ने वाली तो है नहीं। आपको ना सिर्फ राहत दी जाएगी उस आदमी को, बट साथ ही साथ सरकार को फिर अच्छी खासी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरा ये कि मीडिया नहीं छोड़ने वाला, अगर इस तरीके की हरकतें हो जाएं तो सरकार को भी जवाब देना पड़ेंगे। तो पॉइंट ये है, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, कोई इसका गलत इस्तेमाल कर नहीं सकता। ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, बट कई लोग कह रहे हैं कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो ये डिबेटेबल पॉइंट है। बट हाँ, ये प्रोविजन डाला जरूर है कि आपका यूनियन गवर्नमेंट अगर चाहे, याद रखिएगा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, यूनियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क के ऑपरेशंस को पब्लिक इमरजेंसी या सेफ्टी इश्यूज के आधार पर टेक ओवर कर सकती है। अगला, लोकल अथॉरिटीज like district magistrate will be given more power to adjudicate disputes. अब the bill requires telecom customers to undergo biometric authentication. तो ये जो अगला पॉइंट है कि लोकल अथॉरिटीज को भी, जैसे कि आपके कलेक्टर हो गए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हो गए, टेलीकम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में अब थोड़ी ज्यादा पावर्स दी जाएंगी, ताकि लोकल लेवल पर जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं उनको वहीं के वहीं सुलझाया जाए, वो मसला फिर कोर्ट में ना पहुंचे और बिना मतलब में एक लंबे वक्त तक ड्रैग होने वाला केस ना बने। कई बार होता है आपके साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, कई बार और दूसरी चीजें हो जाती हैं। अब आपने पुलिस में कंप्लेंट करी, वो नंबर बताया कि भाई इससे कॉल आया था या लिंक आया था, इससे जो भी आपके साथ में फ्रॉड हो गया। अब लेट्स से कि वहां अथॉरिटीज ने उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से, जिसका वो नंबर, लेट्स से उन्होंने, लोकल अथॉरिटीज ने भाई कुछ एक्सेस या डाटा मांगा, उन्होंने देने से मना कर दिया ये बोल के कि भाई फलानी फलानी अथॉरिटी के लेवल से ऊपर का ही कोई हमसे डाटा मांग सकता है, उससे नीचे का नहीं। तो पता चला फिर यहाँ पर वो दूसरी फॉर्मेलिटीज करने में बहुत वक्त लग गया और 10 तरीके की चीजें। इससे बचने के लिए लोकल लेवल पर लोगों के साथ में अगर कुछ चीज हो रही है और उसको सुलझाया जा सकता है लंबे वक्त तक, उसको लटकाने से बचने के लिए अब किया ये जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर दी जा रही है कि वो भी जो है ऑथराइज कर सकते हैं, कोई डाटा की रिक्वेस्ट करनी है, कोई एक्शन अगर आपको लेने के लिए बोलना है, तो वो भी इसको ऑथराइज कर सकते हैं, ताकि डिस्प्यूट्स वगैरह को जल्दी एडजुडिकेट किया जा सके। किसी को अगर कोई ग्रीवियांस है, कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, कुछ गड़बड़ है, किस तरीके की चीज है, तो इसमें जल्दी से जल्दी जो है मदद ली जा सके। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पे इंटरनेट और बाकी सारी चीजें बंद करनी है, कहीं पे कोई दंगा हो गया, कोई बलवा हो गया, तो ऐसी कंडीशन में डीएम जो है वो खुद ही अपनी तरफ से ऑर्डर देके बंद करवा दे, उसको और अपने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास ना जाना पड़े कि वो कंपनी से रिक्वेस्ट करें। विद इन द मीन टाइम, अब जब तक वो प्रोसेस हो, तब तक पता चले कि इंटरनेट वगैरह के चालू होने के चलते गलत खबर या जो भी हिंसा विंसा की बात है वो दूर फैल जाए, उसके चलते और मसला खराब हो जाए। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी पावर दिया जा रहा है एडजुडिकेट करने का, ताकि वो मसले को अपने लेवल पर इफेक्टिवली सुलझा सके। अगला पॉइंट, द बिल रिक्वायर्स टेलीकॉम कस्टमर्स टू अंडरगो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए। आप में से बहुत से लोगों के पास में भी ये कॉल या फिर मैसेजेस आते रहते होंगे कि भाई आपका जो है नंबर बंद होने वाला है, या फिर आपका नंबर ब्लॉक हो गया है, या फिर मैं फलाने फलाने बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ये जो एटीएम कार्ड है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड है वो ब्लॉक हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत से आपके पास में भी कॉल्स आते होंगे। इतना ऑनलाइन फ्रॉड होने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह ये रही है भारत में कि सिम आसानी से मिल जाता है, और जिन डॉक्यूमेंट्स को देकर आपको सिम मिल सकती है, उनको आसानी से फोर्ज किया जा सकता है, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए जा सकते हैं, उनका उतना अच्छे से आप वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से सिम को एक्सेस कर सकता है। कई बार आप एक ही कागजात जमा करके 10-10, 20-20, 100-100, 40-40, 50-50 जो है सिम खरीद सकते हो, और फिर आप एक से फ्रॉड करोगे, जैसे कोई फंसता है तो आप उससे फ्रॉड करने के बाद में सिम तोड़ के फेंक दोगे, दूसरी लगा लोगे। तो इस तरीके से भी कई बार ऑनलाइन फ्रॉड में सिम आसानी से मिल जाना और बिना ज्यादा वेरिफिकेशन के सिम का मिल जाना एक बहुत प्राइम फैक्टर निकल कर आया है। कुछ वक्त पहले इनफैक्ट मैंने एक न्यूज में कवर भी किया था कि सरकार ने इस तरीके के लगभग 50 लाख अकाउंट्स को या 50 लाख नंबर्स को बंद करवाया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे बैंक अकाउंट्स में केवाईसी होता है, उसी तरीके से अब यहाँ पर भी कोई नई सिम इशू करने के पहले, कोई नया कनेक्शन देने के पहले कस्टमर को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि भाई गलत आदमी के पास में कनेक्शन तो नहीं जा रहा। दूसरा ये कि अब एक आदमी के पास में 10 या 15 या 20 या 25 कनेक्शन है, पता चला, और उसके बाद उसने एक और एडिशनल कनेक्शन ले लिया। बायोमेट्रिक
बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में डाटा निकल कर आ जाएगा। फिर सवाल बनता है कि भैया तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम 20-20, 25-25 कनेक्शंस चाहिए। तो यहां से अगर कोई फ्रॉड हो रहा होगा, कोई अगर झोल हो रहा होगा, तो उसको पहले ही पकड़ा जा सकता है, इसके पहले कि वो कोई बड़ा कांड बने। प्लस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने से फायदा यह है कि कोई आप किसी भी तरीके के फ्रॉड्स को होने से पहले ही रोक दोगे या उनकी संभावना को बहुत ज्यादा कम कर दोगे। 50-50 लाख सिम्स इस तरह से नहीं जनरेट हो जाएंगी जिनकी मदद से पता चल रहा है पूरे देश में फ्रॉड हो रहे हैं, वो बाद में फिर इतना बड़ा स्कैम बन जाए कि उसके ऊपर लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़े। जमतारा जैसे केसेस निकल कर आ रहे हैं। ये सारी चीजों से बचने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाया जाएगा। तो यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट किन एंड किन कंडीशंस में किसी टेलीकॉम नेटवर्क को या किन ग्राउंड्स के आधार पर किसी टेलीकॉम नेटवर्क को टेक ओवर कर सकती है, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, लोकल अथॉरिटीज को ज्यादा पावर दी जा रही है ताकि वो डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करें। आई डोंट थिंक सो इस पे क्वेश्चन बनेगा, बट फिर भी ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट की कस्टमर्स को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा अगर आपको नया कनेक्शन चाहिए। इनफैक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसके लिए भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह करवाए जा रहे हैं ताकि ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह को रोका जा सके। ये एक अच्छा प्रोविजन इसमें डाला गया। चले आगे। इट विल कर्ब स्पैम कॉल्स एंड मैसेजेस एंड विल रिड्यूस फ्रॉड्स। वही बात जो मैंने कही कि ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवाने से आपके जो भी ये ऑनलाइन फ्रॉड और बाकी सारी चीजें हैं इसको रोका जा सकता है। It also has provisions that allows telecom operators to refarm spectrum. That is to use spectrum for other technologies other than what they had bought it for. For example, 4G spectrum can be repurposed for 5G. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है कि आप एक तो ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वगैरह से स्पैम कॉल और मैसेजेस इन सबको रिड्यूस कर सकते हो, फ्रॉड्स वगैरह को रोक सकते हो। इसके अलावा आपको जो स्पेक्ट्रम मिला है आप इसको रीफार्म कर सकते हो। मतलब ये कि आपने इसका मतलब यह है कि आपने एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम लिया था, मगर विद इन द मीन टाइम उस टेक्नोलॉजी में थोड़ा प्रोग्रेस हो गई और उससे ज्यादा एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फिर आप उस टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 4G स्पेक्ट्रम खरीदा था, 4G के बेसिस पर आपको जो भी 4G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर जो भी टेक्नोलॉजीज आपको देनी थी, अच्छा फास्ट इंटरनेट देना था, वीडियो कॉल्स लगाना जो है इस 4G के स्पेक्ट्रम के चलते पॉसिबल हो पाए और बाकी सारी चीजें, अच्छा फास्टर इंटरनेट आया। बट विद इन द मीन टाइम पता चला कि 4G में और प्रोग्रेस हो गई और 5G स्पेक्ट्रम जो है वो ज्यादा 5G की टेक्नोलॉजी ज्यादा बेटर काम कर रही है। अब 5G की जो टेक्नोलॉजी है आप उसको 4G के स्पेक्ट्रम पे चला सकते हो, तो आप इसको जो है रीफार्म करो स्पेक्ट्रम को और 4G के स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर आप 5G की सर्विसेज वगैरह देने के लिए इसका यूज कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें ऐसे प्रोविजंस भी डाले गए हैं कि जिसकी मदद से टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने जो स्पेक्ट्रम है उसको रीफार्म कर सकते हैं। रीफार्म का मतलब क्या, वो दूसरी टेक्नोलॉजीज भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट दोस टेक्नोलॉजीज जिनके लिए उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा था। जैसे 4G का स्पेक्ट्रम खरीदा था 4G की टेक्नोलॉजीज के लिए, बट पता चला कि 5G की टेक्नोलॉजीज भी 4G के स्पेक्ट्रम पर ही चलाई जा सकती हैं, तो आपने उसको रीफार्म कर या फिर उसको रीपर्पस कर आपने इसके लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो ये भी बनता है कि रीफार्म स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, या फिर रीफार्मिंग का जो प्रोविजन है टेलीकम्युनिकेशन बिल में इसका क्या लेना देना है। रीफार्मिंग की जो प्रोसेस है जो काफी वक्त से न्यूज में है, ये किस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड है, तो टेलीकम्युनिकेशन बिल से रिलेटेड या टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से रिलेटेड ही अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। चले, ऑल्सो स्पेक्ट्रम कैन बी हार्मोनाइज्ड और स्ट्रेटेजिकली shared across different geographies by different telecasts and can be surrendered if lying unused. This will ensure optimal use of airwaves. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर कोई स्ट्रेटेजिक एरिया है, लेट्स से कि लद्दाख की बात कर लेते हैं या एकदम बॉर्डर एरियाज की बात कर लेते हैं, वहां पे आपको जो है अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, तो उनके बीच में स्पेक्ट्रम को इस तरीके से शेयर किया जाए कि वो इन हार्मनी रहे एक दूसरे के साथ में। एयरवेव्स अब इतना ज्यादा भी नहीं मतलब वहां पर इस तरीके की टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन नहीं होना है कि दुश्मन जो है उसका फायदा उठा ले या वो अपने नुकसान में चला जाए। तो जो भी आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इसके रहते हैं, मगर इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि सब लोग इन पीस इन हार्मनी उनका इस्तेमाल कर सकें और देश के खिलाफ इस्तेमाल ना हो जाए या देश को नुकसान ना करे स्ट्रेटेजिक एरियाज में। बिसाइड दिस, अगर आपके पास में ऐसा स्पेक्ट्रम है जो आपने जोश जोश में खरीद लिया था, सोचा था कि बाद में इस्तेमाल करेंगे, बट वो पड़ा हुआ है किसी काम का नहीं है, तो फिर आप उसे सरेंडर कर दो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कहीं पर एक सर्टेन स्पेक्ट्रम है तो उसको फिर हार्मनी में स्ट्रेटेजिक एरियाज में खास तौर पे आपके सारे जो टेलीकॉम के ऑपरेटर हैं वो इस्तेमाल कर सकें, इसके प्रोविजंस। प्लस अगर आपके पास में अनयूज स्पेक्ट्रम पड़ा हुआ है तो भाई उसको सरेंडर कर दो ताकि ऑप्टिमल यूज जो है स्पेक्ट्रम का हो सके। ये व्यवस्था भी इसमें की गई है।
ये ऑप्टिमल यूज ऑफ एयरवेव्स का फायदा ये है कि जो आपका रिसोर्स है, जो नेचुरल रिसोर्स है, उसकी वेस्टेज बचेगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम भी अल्टीमेटली एक नेचुरल रिसोर्स है, फिक्स अमाउंट में, तो उसकी वेस्टेज बचेगी। अगला आता है ट्रस्टेड सोर्स रिजीम that came into being during 2020 Indo-China standoff to stop imports of telecom equipments from hostile nations. It is retained in this bill also. Trusted source regime पे थोड़ी बात करते हैं। 2020 में जब भारत और चीन के बीच में लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ था, उसके बाद से भारत सरकार ने एक नीति बनाई थी कि हम टेलीकम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इस तरीके के सोर्स से खरीदेंगे जिसपे हमको भरोसा हो कि भैया इसके इक्विपमेंट किसी तरीके की स्पाइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। चाइना के ऊपर ये आरोप कई देशों ने लगाया है कि ये लोग जो टेलीकम्युनिकेशन के अलग अलग इक्विपमेंट बनाते हैं उसमें ये कुछ गड़बड़ वड़बड़ इस तरीके की करते हैं कि उसका इस्तेमाल स्पाइंग के लिए या वो डाटा चाइना से शेयर करने के लिए, चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उससे शेयर करने के लिए यूज होता है। ये कई लोगों ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। हुआवेई करके जो कंपनी है उसको कई लोगों ने इनफैक्ट बैन भी किया है इसके चलते अपने देशों में। तो वहीं से ये पूरा इशू बना था कि अब आगे से इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बाद में कि आगे से हम टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स ऐसे जगहों से लेंगे या फिर ऐसे लोगों से खरीदेंगे, ऐसे देशों से खरीदेंगे जिसपे हमको भरोसा है, जिनके मैन्युफैक्चरर्स पर हमको भरोसा है कि इन्होंने कोई ऐसी गड़बड़ सड़बड़ इसमें ना कर रखी होगी। अब ये जो ट्रस्टेड सोर्स का रिजीम है कि सरकार इंश्योर करवा सकती है कि भाई आप रेडियो रिलेटेड इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट्स इन्हीं देशों से लोगे और इन देशों से नहीं ले सकते। इस तरीके के बैन या फिर इस तरीके के अलाउंसेस देने का जो पावर सरकार के हाथ में अभी तक था, उसको इस पर्टिकुलर बिल में भी जो है कंटिन्यू किया गया। ट्रस्टेड सोर्स रिजीम का जो एक कंसेप्ट है इसको यहां पर भी फॉलो किया जाएगा। अगला है वॉलंटरी अंडरटेकिंग सिस्टम allows telecos to submit info on compliance lapses on their own and a 3-tier adjudicatory mechanism will be in place for hearing disputes. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टेलीकम्युनिकेशन से की सेक्टर में लगे हुए आपके टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, अगर उनसे किसी तरीके का कोई लैप्स हो जाता है गलती से या उनको पता नहीं था, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, कुछ किसी तरीके की कोई गड़बड़ हो जाती है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो फिर आप उसको खुद बता दो, आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है खुद सबमिट कर दो, जो भी आपका कंप्लायंस का लैप्स हुआ है, तो सरकार उसमें फिर आपके साथ में लीनियंसी के साथ में ट्रीट करेगी। पता चले वो कंप्लायंस का लैप्स होने के बाद उसको छुपाने के लिए आप और 10 तरीके के कांड कर रहे हो, ये हरकतें नहीं देनी है अपने को, मगर अगर कुछ गलतियां होती हैं तो आप बता दो। इससे हम आपके साथ भी लीनियंसी के साथ में ट्रीट करेंगे, उस तरीके की सख्ती नहीं दिखाएंगे जिस तरीके की दिखाई जाएगी जब हम उसको खुद पकड़ेंगे, बजाय आप अगर उसको आके हमको खुद आप जो है हमको बता देते हैं। दूसरा ये कि अगर किसी भी तरीके के टेलीकॉम से रिलेटेड डिस्प्यूट्स अगर जनरेट होते हैं तो इसके लिए एक एडजुकेटरी मैकेनिज्म बनाया गया है 3 टियर का। 3 टियर का मतलब 3 लेवल पर यह मैकेनिज्म काम करेगा। जैसे अपने आप ही होता है कि पहले आप लोअर कोर्ट में जाते हो, फिर हाई कोर्ट में जाते हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, एग्जैक्टली उसी तरीके से यहां पर भी टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई विवाद होता है, अगर कोई डिस्प्यूट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के बीच में हो जाता है, टेलीकॉम ऑपरेटर या सरकार के बीच में हो जाता है, या किसी कस्टमर और टेलीकॉम ऑपरेटर के बीच में हो जाता है, किसी और तरीके का कोई डिस्प्यूट अगर टेलीकॉम सेक्टर में होता है, तो उसके लिए भी एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है 3 लेवल पर। 3 टियर मैकेनिज्म है, उसमें टियर 1 में आप पहले कंप्लेंट करोगे, वहां फैसला आएगा, उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो आप टियर 2 पे अपील कर सकते हो, फिर टियर 3 पे अपील कर सकते हो, फिर आप अल्टीमेटली उससे भी संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां पर भी आपको जाने का प्रोविजन मिलेगा वहां आप जा सकते हो। मगर उसके पहले ये 3 टियर मैकेनिज्म बनाकर डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए, ज्यादा जल्दी इनको एडजुडिकेट करने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो है वॉलंटरी अंडरटेकिंग सिस्टम और 3 टियर एडजुकेटरी मैकेनिज्म जो है, ये भी इस पर्टिकुलर बिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 और इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो हमें इसमें से क्या क्या याद रखना है एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगली न्यूज की तरफ में बढ़ेंगे। कौन से एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और मेन प्रोविजंस क्या है, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ बनेगा, मुझे एक फीलिंग है। दूसरा ये कि किन पे अप्लाई होगा और किन पे अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, स्पेक्ट्रम के अलोकेशन के लिए किस तरीके के नए कानून बनाए गए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बनता है। यूनियन गवर्नमेंट के पास में क्या पावर्स हैं, या फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्यों करवाया जा रहा है, करवाया भी जा रहा है कि नहीं करवाया जा रहा, इस तरीके की चीजें। इसके बाद में ये स्पेक्ट्रम को रिफॉर्म करने का जो प्रोविजन है इसका क्या मतलब है, या फिर अगर आप एक तरीके के स्पेक्ट्रम की मदद से दूसरी तरीके की टेक्नोलॉजीज अगर आप दे रहे हो तो फिर ये जो काम जो आप कर रहे हो उसे क्या बोला जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए। देन हार्मोनाइजेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, ट्रस्टेड सोर्स रिजीम क्या होता है,
इनके बारे में बेसिक आइडिया अपने को होना चाहिए। एंड लास्टली कि ये वॉलंटरी अंडरटेकिंग सिस्टम क्या होता है। एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए कितने टीयर का एडजुकेटरी मैकेनिज्म ये आपके बिल ने प्रपोज किया है, या फिर ये एक्ट जब बनेगा तो इसके तहत में किस तरीके का कितने टीयर का, 3 टीयर, 4 टीयर, 2 टीयर, 1 टीयर, कितने टीयर का एडजुकेटरी मैकेनिज्म जो है इसके तहत में स्थापित किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये भी अपने को बताना है। तो इतनी जो बातें हैं इस पर्टिकुलर बिल से बनकर तैयार होती हैं और इसको अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है। चाहे यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे स्टेट पीएससी के लिए पढ़ रहे हो, रेलवे की आने वाली भर्तियां हो गई, बैंक की सर्विसेज हो गई, एसएसटी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बैंक, आरआरबी, जो सर्विसेज में आप जाना चाहते हो। मगर मुझे एक फीलिंग है कि ये 2024 के एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर्स का एक बड़ा एक कह सकते हैं फेवरेट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि 138 साल के बाद में ये घटना हो रही है। इसे अपने को अच्छे से इसलिए प्रिपेयर करना ही है, इसमें इफ एंड बट की बात नहीं रहनी है। चले, तो ये हो गया, ये हो गई अपनी पहली न्यूज। अब बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज में हमको एक रीजन के बारे में थोड़ा बात करनी है जिसका नाम है स्वालबार्ड, और ये रीजन पड़ता है आर्कटिक में। क्यों इस रीजन के बारे में बात करनी है और क्या इससे रिलेटेड और दूसरी चीजें, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि स्वालबार्ड रीजन है कहाँ पे? आर्कटिक के क्षेत्र में, आर्कटिक का जो पूरा इलाका है वहां पर ये स्वालबार्ड रीजन आपको देखने को मिलता है। एंड कौन से देश की टेरिटरी के अंडर में आता है? नॉर्वे की टेरिटरी के अंडर में आता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है कि स्वालबार्ड रीजन जो हाल फिलहाल कुछ वक्त से न्यूज में है, ये किस क्षेत्र में पड़ता है या किस देश में आता है, तो आर्कटिक का जो इलाका है, आर्कटिक सर्कल का जो क्षेत्र है वहां पर ये पड़ता है। एंड नॉर्वे देश जो है उसकी टेरिटरी में इसको गिना जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर क्षेत्र है ये हमारे लिए इसलिए काम का है या रेलेवेंट है क्योंकि इंडिया यहाँ पर 2008 से एक अपना पूरा रिसर्च स्टेशन चला रहा है जिसका नाम है हिमाद्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत आर्कटिक के क्षेत्र में 2008 से एक रिसर्च स्टेशन चला रहा है जिसका नाम है हिमाद्री। एंड न्यूज ये है कि इस हिमाद्री स्टेशन से, जो कहां पे बिलोंग करता है, नॉर्वे देश के स्वालबार्ड रीजन में जो आर्कटिक में है, यहां से भारत पहली बार अपना पहला विंटर एक्सपीडिशन शुरू कर रहा है। यानी कि इस क्षेत्र में हम लोगों ने अपने कुछ लड़के भेजे हैं और वो यहाँ पर कुछ सर्टेन रिसर्च करने वाले हैं और 15 जनवरी तक ये रिसर्च चलनी है। तो इसको हम लोग एक विंटर एक्सपीडिशन बोल रहे हैं और पहली बार इस तरीके की क्योंकि हम लोगों ने टीम भेजी है तो वो हमारा पहला विंटर एक्सपीडिशन हो जाएगा। अब ये जो पूरा विंटर एक्सपीडिशन है इसको फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इस पूरे के पूरे विंटर एक्सपीडिशन को फंड कर रही है। And the National Center for Polar and Ocean Research, गोवा, is the nodal agency spearheading the expedition. And ये पूरा का पूरा एक्सपीडिशन प्लान किसके द्वारा किया गया है? किसने डिसाइड किया है कि कौन लड़के जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे? फिर इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? किसने इनके लिए पूरे विंटर इक्विपमेंट्स की व्यवस्था करी होगी? पूरा प्लान बनाया होगा कि आपने क्या करना है वहां पे, क्या नहीं करना। तो ये सारा का सारा काम करने वाली जो नोडल एजेंसी है उसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जो गोवा में पड़ती है। ये पूरा का पूरा विंटर एक्सपीडिशन लगभग 15 जनवरी के आसपास तक चलेगा। एंड यहाँ पे अपने रिसर्चर्स रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो कैरेक्टराइजेशन होता है इस पर्टिकुलर रीजन में उसको स्टडी करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है कि किसी भी इलाके में रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर है, किसी भी जगह से आप रेडियो की सिग्नल अगर ट्रांसमिट कर रहे हो या किसी भी जगह से रेडियो की सिग्नल अगर कहीं पर रिसीव कर रहे हो, तो उस क्षेत्र में कितनी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स कितने हैं कितने नहीं है, एंड वहां पे वो इन सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो सिग्नल आपको मिलने वाला है उसमें कितनी नॉइज आएगी या कितनी इंप्यूरिटी उसमें एडअप होने वाली है। अकॉर्डिंग द अब कितना जितना कम नॉइज रहेगी या जितना उसमें कम जो है इंप्यूरिटी आएगी उतना बेटर वो सिग्नल अपने लिए रहेगा। जहां से भी वो फिर वो सिग्नल आया है उसको फिर आप बेहतर तरह से स्टडी कर कर उस पर्टिकुलर जगह के बारे में आप कुछ एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हो जहां से वो सिग्नल आया है और बाकी सारी बातें कर सकते हो। अब क्योंकि ऐसी बहुत कम जगहें बची हैं जहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस उतना ना हो या इक्विपमेंट्स इस तरीके के जो इस तरह के रेडियो सिग्नल्स को खराब कर दें या उनकी क्वालिटी को बर्बाद कर दें, उनको इफेक्ट करें, इस तरीके के इक्विपमेंट्स हर जगह हैं। मगर क्योंकि आर्कटिक का क्षेत्र बहुत ठंडा है, बहुत कम लोग यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ इस बात की संभावना कम है कि भाई रेडियो आपके जो भी सिग्नल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में किसी तरीके का कुछ इंपैक्ट आएगा। तो बस वही स्टडी करना है कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर रेडियो फ्रीक्वेंसीज भेजी जाती हैं, किसी जगह पे रेडियो सिग्नल भेजे जाते हैं, किसी जगह पे अगर से रेडियो सिग्नल्स अगर रिसीव किए जाते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी में कितना फर्क आ जाता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कितना बदलाव आ जाता है, कितनी नॉइज आ जाती है, इन सारी चीजों को स्टडी किया जाएगा। अब ये जो है ये अपनी पूरी
न्यूज है, इसमें से सवाल कितने बनते हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही कि ये जो आर्कटिक का स्वालबार्ड रीजन है वो कहाँ पड़ता है। स्वालबार्ड रीजन पड़ता कहाँ है, आर्कटिक के क्षेत्र में पड़ता है, नॉर्वे देश में आता है। एक दो क्वेश्चन तो यही बन गए। अब यहाँ से क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि स्वालबार्ड रीजन जो काफी वक्त से न्यूज में है, तो न्यूज में क्यों है, किस क्षेत्र में आता है, कौन से देश में आता है, तो दो तीन क्वेश्चंस अपने को याद रखना है। दूसरा ये कि आर्कटिक के क्षेत्र में भारत का जो रिसर्च स्टेशन चल रहा है उसका नाम क्या है और कब से चल रहा है, या फिर यूं कि आर्कटिक के क्षेत्र में भारत ने अपना जो रिसर्च स्टेशन स्थापित किया है वो उसका नाम क्या है, कब से चल रहा है और वो कौन से देश में सिचुएटेड है, कौन से रीजन में सिचुएटेड है। तो उसके भी फिर जवाब हो जाएंगे। 2008 से चल रहा है, हिमाद्री नाम है, नॉर्वे देश में पड़ता है और आर्कटिक के स्वालबार्ड रीजन में आ जाता है। इसके बाद में ये कि भारत ने जो अभी हिमाद्री अपने हिल्स अपना जो हिमाद्री के नाम से रिसर्च स्टेशन बना रखा है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, यहाँ से उन्होंने अपना पहला विंटर एक्सपीडिशन जो है लॉन्च किया है। अब इस विंटर एक्सपीडिशन को फंड किसने किया था, इसके लिए पैसे किसने दिए थे, या ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत में किया जा रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अगला क्वेश्चन ये कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, तो उसका जवाब हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा। और एक अपने को ये नाम ऐसे भी याद रखना है कि भाई नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा में सिचुएटेड है। अब जनरली लोगों का दिमाग चलेगा, अगर अपने को नहीं पता है कि गोवा इसका सही जवाब है, अब अगर अपन नहीं जानते हैं कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो जैसे ही अपन पढ़ेंगे कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहाँ पर है, अपना दिमाग चलेगा कि यार पोलर रिसर्च की बात हो रही है, भारत में इसका हेडक्वार्टर होना हो या तो दिल्ली में है, और दिल्ली नहीं है तो फिर किसी ऐसी जगह पर होगा जहां पे बर्फ बर्फ गिरती होगी। तो इस तरीके से अपन जो है फिर अगर तुक्केबाजी करने लगे इस तरीके की लॉजिक लगाकर तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहां से ये भी याद रखना है, इंडिपेंडेंटली ये पूछा जा सकता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहाँ पर है, जवाब हो गया गोवा। एंड दूसरा ये कि भारत ने जो हिमाद्री आपका जो स्टेशन है रिसर्च स्टेशन, यहाँ से अपना जो एक्सपीडिशन लॉन्च किया है, पहला पोलर एक्सपीडिशन लॉन्च किया है, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, किस मिनिस्ट्री के तहत में हो रहा है, तो वो हो गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मगर इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है या फिर कौन इसको पूरा देख रहा है, तो जवाब हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। एंड लास्ट ये कि ये क्या स्टडी कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, बट फिर भी ध्यान रखिएगा कि आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी इन्वायरमेंट जो है उसकी क्या कैरेक्टराइजेशन है इस रीजन में, उसको ये लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इतने क्वेश्चंस यहाँ से बनकर तैयार होते हैं। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलें अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं। इस न्यूज़ में कोविड का एक नया वेरिएंट और उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो कोविड का एक नया वेरिएंट है जिसका नाम है JN.1, ठीक है, याद रखिएगा नाम JN.1। ये कोविड का एक नया वेरिएंट है। जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट आया था या दूसरे वेरिएंट्स आए थे, उसी तरह से अभी ये रिसेंटली कुछ वक्त पहले एक नया वेरिएंट जो है निकल कर आया है। एंड ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत में इसका पहला केस केरला में जो है पाया गया है। भारत में इसका पहला केस अभी केरला में डिटेक्ट किया गया है, तो इसके चलते JN.1 जो है ये न्यूज़ में है। अब साइंटिस्ट का कहना यह है कि जो इस डेल्टा वेरिएंट आया था या इस तरीके के जो दूसरे वेरिएंट्स थे जो खतरनाक थे, उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो JN.1 जो है ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और इसके चलते उस तरीके की परिस्थितियां नहीं बनेंगी जैसी 2020 या 2021 में बन गई थी। बट यस, नो डाउट अबाउट दैट कि लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। एंड नॉर्मल जिस तरीके से कोविड के वक्त में थोड़ा सा साफ सफाई पे ध्यान और बाकी सारी चीज़ों का फोकस किया गया था, उसी तरीके से प्रिवेंशन आप रखें तो ठीक है, बट कंपैरेटिवली उतना ये खतरनाक नहीं है, उस तरीके से ये इम्पैक्टफुल नहीं है जिस तरह से पहले के वेरिएंट्स आए थे। बट क्योंकि भारत में इसका पहला केस मिल गया है और ऑब्वियस सी बात है फिर वक्त के साथ में केसेस बढ़ने ही हैं, कम तो होंगे नहीं, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ था। अब जाहिर सी बात है अगर JN.1 किसी तरीके की हरकतें आगे करता है तो फिर ये न्यूज़ में आएगा, और अगर ये न्यूज़ में बना रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है इसके ऊपर फिर ज्यादा कवरेज होगी, वो मैं आपसे फिर शेयर करूंगा। बट अभी इसका नाम हमको ध्यान रखना है, नया कोविड वेरिएंट है, अभी हाल फिलहाल 2-1 महीनों के अंदर अंदर मिला है। तो जो अपने एक दिन के एग्जामिनेशन होते हैं, SSC हो गया, रेलवे हो गया, CDS हो गया, NDA हो गया, इस तरीके के पेपर्स में ये एक MCQ के रूप में पूछा जा सकता है कि JN.1 क्या है, या फिर इसका केस अभी तक भारत में मिला है या नहीं मिला है। तो याद रखना है कि कोविड 19 का एक नया वेरिएंट है और भारत के केरल में इसका पहला केस डिटेक्ट कर लिया गया। अभी फिलहाल इससे ज्यादा इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इतना अपने को पता होना चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। चलें अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ में बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज़ में अब हमको एक कंसेप्ट के बारे में बात करनी है, जिस कंसेप्ट का नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग, क्योंकि हिंदू में इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल छपा था
और उसमें उन्होंने फिर डिस्कस किया था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, क्यों न्यूज़ में बना हुआ है। तो अपने लिए इतना काम का है कि अपने को पता रहे वैल्यू इन्वेस्टिंग किसको कहते हैं, तो वो कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन प्लस उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, और इतना अपने को मिनिमम याद रखना है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। Value investing is a style of investing that involves buying assets like stocks, bonds, real estate, etc. at a price below their intrinsic value, hoping to sell them at a higher price in future. मतलब एक इस तरीके की इन्वेस्टिंग की स्टाइल जिसमें आप कई सारे एसेट्स वगैरह, जिसमें स्टॉक्स भी होते हैं, जिसमें बॉन्ड्स भी होते हैं, जिसमें रियल एस्टेट वगैरह भी होती है। स्टॉक्स और बॉन्ड्स तो आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं जिसकी मदद से आप पैसा वगैरह जो है लेते हैं मार्केट से। एंड रियल एस्टेट में आपका या तो जमीन जायदाद आ जाती है या फिर प्रॉपर्टी आ जाती है। इस तरीके की चीजें अगर आप इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पे खरीदें, मतलब लेट्स से कोई एक बॉन्ड है, उसकी एक्चुअल कीमत जो है वो है 100 रुपए, मगर ये बॉन्ड एक ऐसी कंपनी ने निकाला है जिसकी अभी बहुत ज्यादा मार्केट में बखत नहीं है, बहुत ज्यादा मार्केट में उसका नाम नहीं है, तो 100 रुपए पे कोई इसका बॉन्ड खरीदने को तैयार नहीं है। बट आपने ये देख लिया कि यार ये जो बॉन्ड है, अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, आपको पता है शेयर मार्केट वगैरह के बारे में, आपको एक या फिर आपको अगर बॉन्ड मार्केट का अंदाजा है, आपको दिख रहा है कि ये आने वाले वक्त में, अभी नहीं तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद, 4 महीने बाद इसका दाम बढ़ेगा। अभी 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये बॉन्ड 100 रुपए का है, बट अभी 100 रुपए में कोई इसको खरीदने को तैयार नहीं है। पता चला कि इसकी अभी ये 40 रुपए में भी मार्केट में बिक रहा है, तो आपने 40 रुपए में इसको खरीद लिया। एक्चुअल कॉस्ट इसकी कितनी है जो इसके ऊपर लिखी हुई है, वो है 100 रुपए, बट आपने इसको 40 रुपए में खरीद लिया। अब आपको पता है कि कुछ वक्त तक इसका दाम 40, 50, 60, 70 हो सकता है, 10, 15, 20 इतना भी गिर जाए, इस तरीके से फ्लक्चुएट करेगा। बट वक्त में, लंबी दौड़ में, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में आप जानते हैं कि ये 100 रुपए का भी बिकेगा, हो सकता है कल को 150 का भी बिके, और हो सकता है कल को 200 का भी बिके। तो जो भी अब आपका कैलकुलेशन है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, मगर इस थॉट प्रोसेस के बेसिस पर अगर आपने कोई एसेट, जिसमें बॉन्ड भी हो सकता है, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, रियल एस्टेट या कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, इस तरह की कोई भी चीज हो सकती है जिसको आपने उसकी एक्चुअल वैल्यू या जितने में उसको खरीदा जाना चाहिए, जो उसका मूल्य है, जो उसका दाम है, उससे काफी कम दाम पे आपने उसे खरीदा है, मगर आप जानते हैं कि वक्त के साथ में ना सिर्फ वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पर भी बिकेगा, बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा पर भी बिके, और अल्टीमेटली फिर इसकी मदद से आपको प्रॉफिट हो। तो वो 100 रुपए का बॉन्ड जो आपने आज की तारीख में 40 रुपए का खरीदा है, हो सकता है 2 साल बाद वो 200 रुपए का बिक रहा हो, और अगर आपने इसको 200 रुपए में बेच दिया तो ऑब्वियस सी बात है आपको 160 रुपए का सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके की स्पेक्यूलेशन के साथ में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। Value investors believe that an asset's price may fluctuate wildly in short run, but eventually it will move towards its intrinsic value in the long run. तो वैल्यू इन्वेस्टर्स का क्या मानना है कि यार अभी मुझे पता है ये 100 रुपए इसकी कीमत है, और 100 रुपए पे कोई इसको खरीदेगा नहीं, हो सकता है 40 में भी बिक रहा है, कल को ये 30 में बिकने लगे, हो सकता है 20 में बिकने लगे, हो सकता है 60 रुपए का बिकने लगे, हो सकता है 70 का बिकने लगे, बट इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, ये उसके आसपास भी नहीं पहुंचेगा, मैं जानता हूँ। ये अभी बहुत जबरदस्त फ्लक्चुएशन दिखाने वाला है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने खूब फ्लक्चुएट करेगा, बट जिस तरीके का ये बॉन्ड है, जिस तरीके की मार्केट में परिस्थितियां हैं, मैं फोर्स ही कर सकता हूं। अब सामने वाला इन्वेस्टर अपने दिमाग से बोल रहा है कि मैं फोर्स ही कर सकता हूं कि 6 महीने, 8 महीने बाद इसकी कीमत बढ़ना शुरू होगी, और अगले साल इसी वक्त में ये इतने इतने रुपए का बिक रहा होगा, लेट्स से 150 रुपए का बिक रहा होगा, तो मैं इसको खरीद रहा हूं। तो वो ये मानते हैं, वो ये जानते हैं कि इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, अभी कुछ वक्त तक इसको आप खरीद के एकदम अगले दिन या 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आप सेल नहीं कर सकते। कुछ टाइम पीरियड तक शॉर्ट रन में इसकी वैल्यू बहुत जबरदस्त तरीके से फ्लक्चुएट करने वाली है, बट अल्टीमेटली फिर ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू तक पहुंचेगा और उससे ज्यादा पर भी बिकना शुरू होगा। वैल्यू इन्वेस्टर्स इस तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ में खेलते हैं। आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो सबसे आप कह सकते हैं लीडिंग फेस हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट में खूब भरोसा रखते हैं या इसके मास्टर माने जाते हैं, उनमें एक नाम है वॉरेन बफेट का। वॉरेन बफेट को एक लीडिंग प्रोपोनेंट माना जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, जो ये पूरा खेल होता है इसमें। एंड इनफैक्ट उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, इसमें इन्होंने खूब जो ये अपनी पैसे बनाए हैं, वॉरेन बफेट ने जो इतने बिलियनियर ये बने हैं, इतने अमीर आदमी ये रहे हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में इनकी गिनती होती है, उसके पीछे अपनी एक बड़ी जो इनका इन्होंने जो एक अपनी वेल्थ खड़ी करी है, उसके पीछे इनका कहना यह है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट है जो अपने को ध्यान में रखना है। डेफिनेशन ही पूछी जाएगी, अगर कहीं पूछी गई तो यूपीएससी में या फिर स्टेट पीएससी में कहीं पर अगर क्वेश्चन आ गया तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर एक डेफिनेशन ही पूछी जाएगी। या फिर अगर वॉरेन बफेट से रिलेटेड कहीं कुछ आ गया,
या फिर ये पूछ लिया गया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के सबसे ज्यादा लीडिंग फिगर्स में से कौन है, क्या होती है, थोड़ा आप बात करें इसके ऊपर, तो ये अपने को इतना याद रखना है। तो दैट्स ऑल अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज का सेशन बस इतना ही, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 20 दिसंबर 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके दूसरे दोस्त जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीएससी या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे भी इसको शेयर करें, एंड जितना हो सके इस वेंचर का फायदा उठाएं। आई एम प्रिटी श्योर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा और इसने आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने में आपकी मदद करी होगी। सो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।